हिस्सा वो तो 10 या 12 फुट का, मैक्सिमम 20 फुट का होता है। किसी किसी बिल्डिंग में ये कॉपर आयरन का मिलाकर 20 फुट 30 फुट लंबा एक रॉड लगाया जाता है। इसके बारे में हम लोग जब आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल्स देखेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में समझाता। नेक्स्ट है बेटा फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 में भी सिखाया था कि जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन यानी कि आप उसको रब नहीं करोगे, पहले ऑब्जेक्ट की बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट की बॉडी के साथ रब नहीं होगी, हम ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको याद होगा क्लासरूम में बैठे बैठे मैंने आपको हाथों को रब करना समझाया था। अगर आप इन दो हाथों को रब करोगे तो हीट पैदा होती है। अगर एक हाथ और दो हाथ, इन दोनों हाथों के बीच में गैप रख के अब इसे आप रब करो, आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ महसूस होने वाला नहीं है। The reason is both the bodies of both the object should rub against each other. Next, एक लाइटनिंग कंडक्टर जो मैंने आपको अभी बताया, जो एक खंबा होता है, that pole खंबा लाइटनिंग कंडक्टर इज प्रिसाइसली सबसे ज्यादा वो कॉपर का बना होता है, बिकॉज कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीके से पास आउट होता है। इसीलिए हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं उनमें भी कॉपर ही होता है। ऊपर कोई भी रंग का वायर होगा, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन अंदर उसको प्लास से, पकड़ से या वायर पीलर से निकालते हैं तो अंदर से कॉपर ब्राउन कलर के तार निकलते हैं। So copper is considered to be a very good, not good, in fact excellent conductor of electricity. Next, bad conductors क्या होते हैं? तो हम लोगों ने 6th में पढ़ा था, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं हो सकता, उसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर, एक्रेलिक, इन सब में से इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं होगा। इसीलिए जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसे लकड़े के पोल से हटाया जाता है। आपने देखा होगा जब हमारे इलेक्ट्रीशियन अंकल्स काम कर रहे होते हैं रोड पर, तो वो ऑरेंज कलर के बड़े बड़े ग्लव्स और गम बूट्स पहन के काम करते हैं, बिकॉज वो ग्लव्स और बूट रबर के बने होते हैं। तो जब वो वायरिंग से काम कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक उन्हें नहीं लगेगा। इसीलिए रबर, वुड, प्लास्टिक, एक्रेलिक, ये जो 4 अलग अलग मटेरियल हैं, इनको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कभी भी पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप बीमार हो तो आप प्लम्बर के पास जाओगे, या आप मैकेनिक के पास जाओगे, या आप इंजीनियर के पास जाओगे। आप मुझे क्या बोलोगे? बोले सर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, करेक्ट। यानी अगर आप एक इंसान बीमार हैं या एक जानवर या एक पंछी बीमार है तो बीमारी का इलाज एक डॉक्टर करता है। ठीक उसी प्रकार एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है या एक ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है या एक ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है, ये बताने का काम है इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है, वो हम आगे जब ये सेशन बढ़ेगा तब उसे भी सीखेंगे। अब बेटा आगे चलते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस आप इस धरती पर देखते हो, whether they are solid, whether they are liquid or they are in gaseous form, ये सभी टाइनी पार्टिकल से बने हैं। स्टैंडर्ड 5th में, अब तो वो टेक्स्ट बुक ही चेंज हो गई बेटा, वे बैक जब मैंने 13 इयर्स पहले सिखाना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था और मैं इस नोबेल प्रोफेशन में आया था, तब हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ाते थे ना 5th स्टैंडर्ड को, उसके अंदर महर्षि कन्नड़ या महर्षि कन्नाड़ के बारे में एक जिक्र आता है, जो आज के गुजरात प्रभास क्षेत्र में रहते थे, जो आज सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने
लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात बताई थी कि आप अपनी आंखों से जो वस्तु देखते हो, फिर भले चाहे वो सॉलिड हो यानी ठोस, लिक्विड हो यानी तरल, और हवा हो यानी गैसियस, ये सभी छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बने हैं, जिनको साइंस में एटम का नाम दिया गया है। एटीओएम, एटम, जिसको हम लोग प्राण कहते हैं या लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, अनलाइक वो बैड कंडक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा स्कूल में हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने अपने बैक साइड ऑफ द हेड से स्केल को रब करके बिट्स ऑफ पेपर को उठाकर आपको दिखाया था, करेक्ट। अब कहने के लिए प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस पे वो चार्ज डेवलप कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, यानी कि जब उसे घसा गया तो ये घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस प्लास्टिक स्केल में भले चाहे 2, 3 या 5 सेकंड के लिए ही वो चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन हुआ, और उसकी वजह से वो बिट्स ऑफ पेपर स्केल की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। दैट मींस फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर चार्ज टू डेवलप। अब एकदम कॉमन सी बात है, छोटा बच्चा चॉकलेट को देखकर अट्रैक्ट होता है, करेक्ट। जब ये बॉयज, यानी हम जैसे नहीं, मैं तो बाबा बड़ा हो गया हूं, जो हमारे अभी 7th 8th 9th या 10th के बॉयज हैं, इन्हें फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब स्पोर्ट्स देखकर ये उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी बच्चियां शॉपिंग के नाम पर अट्रैक्ट हो जाती है। तो हर एक वस्तु को कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट जिसमें भरपूर चार्ज है, वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। इसका सटीक एग्जांपल बेटा एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट के अंदर चार्ज होता है, जैसे आप एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के करीब लेके जाते हो, वो उससे चिपक जाता है। तो ये हुआ कैसे? बिकॉज मैग्नेट इज हैविंग चार्ज। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब इस चीज को आपको समझना है। देखो बेटा, आप सब जानते हो कि दो लोग अगर एक समझ के होंगे तो उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि दो दोस्त, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग एक समान है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की कही अनकही बातें समझते हैं, तो इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग आम भाषा में केमिस्ट्री या ट्यूनिंग कहते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल फ्रेंडशिप में। लेकिन अगर आप लॉजिकली लगाओ तो आप क्या देखोगे? हमेशा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं। ऑपोजिट कैसे? जैसे कि एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट होती है अनचार्ज बॉडी के साथ, करेक्ट। चार्ज अनचार्ज ऑपोजिट है। ठीक उसी प्रकार अगर एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और इसी से उल्टा अगर एक ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इट मींस अगर ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगर ऑपोजिट है